आबादी के मामले में सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में एक विभागीय ढांचे में बड़ा बदलाव हुआ है। बिजली विभाग कितना महत्वपूर्ण विभाग है, इसकी कल्पना आप इसी से कर सकते हैं कि बिना बिजली के हम चंद मिनट भी नहीं रह पाते हैं। इस दरमियान हमसे बातचीत करने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी। हम खुद शर्मा जी से जानेंगे कि ये बदलाव क्यों हुआ है और इतना बड़ा बदलाव कैसे संभव हुआ है। सर, ये बिजली विभाग जो है उत्तर प्रदेश आबादी के मामले में बड़ा प्रदेश है, ऐसे में इतना बड़ा बदलाव कैसे संभव हो पाया है और क्या है इस बदलाव में? बिजली विभाग, जैसा आपने कहा कि बहुत ही एक आवश्यक और महत्वपूर्ण सेवा देने वाला विभाग है। हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ यह विभाग है। हर व्यक्ति की उम्मीदें हैं इसके प्रति, शिकायतें हैं, अपेक्षाएं भी हैं। तो उनको जन अपेक्षाओं पे खरा उतरना के लिए हम पुरानी पद्धति से अगर चलते तो शायद हम पूरा नहीं कर पाते। इसलिए बिजली विभाग में कई सारे परिवर्तन किए गए हैं। उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक कल्चर जिसको कहते हैं, वर्क कल्चर जिसको कहते हैं, उसमें हमने किया है। सबसे बड़ा बदलाव ये अपेक्षित था, जो पिछले महीनों से हम लगातार उस पर हम ध्यान दे रहे थे। पहला बदलाव अपेक्षित या आवश्यक ये था कि नीचे के अधिकारियों पे विश्वास करना हमें सीखना पड़ेगा। लखनऊ बैठ करके हम पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था को एक ऑफिस या एक व्यक्ति नहीं चला सकता। तो इसके लिए मैं बार बार कहता रहा हूं और मुझे खुशी है कि नए चेयरमैन ने उस पर अमल भी किया है और उसमें नीचे के हमारे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के तक के लोगों को, एक्सियन तक के लोगों को ज्यादा शक्तियां प्रदान किया गया, ज्यादा एम्पावर किया गया। उदाहरण के रूप में अभी तक नीचे के कर्मचारियों को सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कोई शिक्षा या सजा नहीं कर सकता था और नियंत्रण माना जाता है कि उसे काम उसी को लेना है, जिले में काम उसी को करवाना है। तो बिना नियंत्रण के वो लोग सुनते नहीं थे। जगह जगह से फरियादें आती थी, जगह जगह से शिकायतें आती थी। अब जो पावर जो शक्ति भवन में केंद्रीकृत करके रखा गया था, वो पावर हमने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को दे दिया, एसी को दे दिया और परिणाम ये है कि अब सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर किसी भी संविदा कर्मचारी को या नियमित कर्मचारी को नौकरी की जो नोटिस दे सकता है, उसको सजा दे सकता है, यहां तक कि उसको बर्खास्त भी कर सकता है। दूसरा, हमारा जो चीफ इंजीनियर बैठता था वो एक खाली डब्बा जैसा हो गया था, पोस्ट ऑफिस जैसा हो गया था। खाली के पत्र को नीचे तक पहुंचाना उसका काम हो गया था। उसकी जगह और कई हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी कहा कि हम जब इन लोगों के पास जाते हैं तो ये बोलते हैं हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं, कोई सत्ता ही नहीं, कोई पैसा ही नहीं हमारे पास। हर चीफ इंजीनियर को हमने 1 करोड़ रुपया उसके खुद के विवेक पर रख दिया कि आपके खुद जहां इमरजेंसी में लगे कि आपको ये काम करने की आवश्यकता है, वो आप काम करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तीसरा बड़ा बदलाव कि हमारे जो 5 जो हमारे विद्युत वितरण कंपनियां हैं, डिस्कॉम हैं, उनमें उनके जो एमडी थे, उनके भी सारे पावर्स जो हैं लखनऊ में केंद्रित कर दिए गए थे। उनको भी कई बार लाचारी वो व्यक्त करते थे दबी जबान से कि साहब हम क्या करें, हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं। उन्हें भी हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण करवाया और अब वहां का जो एमडी है, जो 5 हमारे जो डिस्कॉम हैं, उनके एमडी को ये पावर दे दिया गया है कि कहां, किस जिले में, किस सर्कल में कितने घंटे बिजली देने की आवश्यकता है। कई बार किसी जिले में कोई बड़ा मेला लग रहा हो या इस समय जैसे पूजा के पंडाल लग रहे हैं या कई जगह 24 घंटे बिजली देने की आवश्यकता होती है, भले हमारा रोस्टर कुछ भी कहता हो। ऐसे में स्थानीय निर्णय ले सके, इसलिए हमने एमडी को जो पावर लखनऊ में केंद्रित था वो पावर हमने एमडी को दे दिया है। आने वाले दिनों में इस प्रकार के बहुत सारे और भी सुधार करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में एक बड़ा सुधार हम लोगों ने भौगोलिक इसकी जो संरचना थी हमारे विभाग की, प्रशासनिक ढांचे की, विभागीय ढांचे की, उसमें भी एक बड़ा परिवर्तन हम लोगों ने किया है। अभी तक 25 जोन हमारे विभाग में होते थे जहां चीफ इंजीनियर बैठते हैं। उन चीफ इंजीनियरों की संख्या और जोन्स की संख्या को बढ़ा करके हम लोगों ने 40 जोन कर दिए हैं। मैं उदाहरण के रूप में बताऊं
तो हमारे जो बड़े महानगर हैं, जैसे आगरा है, गोरखपुर है, प्रयाग है, मथुरा वृंदावन है, अलीगढ़ है, बरेली है, ये सारे के सारे महानगर हैं। और वहां महानगर का और बाकी जिले का चीफ इंजीनियर एक ही होता था। तो स्वाभाविक रूप से होता ये था कि वो महानगर में ही फंसा रह जाता था। जिले के अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो छोटे निकाय हों, चाहे गांव हों, ग्रामीण क्षेत्र हों, वहां पे वो ध्यान नहीं दे पाता था। ऐसा अनुभव आ रहा था। तो अब हमने इन सारे ऐसे 9 महानगरों का को पुनर्गठन करते हुए महानगर का हमने अलग चीफ इंजीनियर या जोन बना दिया, और बाकी का जो उनका जिला है वहां अलग हमने जोन बना दिया। उसी प्रकार जहां बड़े जो शहर थे, जैसे गाजियाबाद और लखनऊ में अभी तक 2 चीफ इंजीनियर बैठते थे, गोमती के इस पार, गोमती के उस पार, ऐसा कहा जाता था। उनमें दोनों तरफ जो है गोमती के हमने एक की जगह +2 कर दिया, मतलब 4 हमने नए बना दिए। गाजियाबाद में भी हमने अभी तक एक ही जोन था शहर का और अन्य क्षेत्रों का, उनकी जगह हमने 2 नगर के क्षेत्र का, वहां हमने 1+2 कर दिया, 2 और हमने जोन बढ़ा दिए। इस प्रकार कुल 15 नए जोन हमने बनाए हैं। सहारनपुर में भी मुजफ्फरनगर को हमने अलग जोन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार के पुनर्गठन से पहले सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो महानगर पे ध्यान देने की आवश्यकता थी उसके लिए अलग अधिकारी हो जाएगा, और उन जिलों के जो बाकी ग्रामीण क्षेत्र हैं या अन्य नगरीय क्षेत्रों के अलग चीफ इंजीनियर हो जाएंगे। लखनऊ, गाजियाबाद जैसे बड़े नगरों के, बड़े शहरों के और भी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था हो जाएगी। जो हमारे 9 नगर हैं उसमें वाराणसी का भी समावेश है। वाराणसी भी महत्वपूर्ण नगर है, तो उसमें भी नगर का चीफ इंजीनियर अलग हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र का अलग हो जाएगा। इस प्रकार जनता को सेवाएं देने में, हमें मॉनिटरिंग करने में कामों की, और कहाँ क्या शिकायतें आ रही हैं उसकी रोज बरोज ध्यान रखने में हमारे चीफ इंजीनियर्स को ज्यादा सरलता होगी। विशेष रूप से ये भी आवश्यक है कि इस समय RDSS योजना में 17,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। हमारी 2 बिजनेस प्लान में 5,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। नगरीय विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने अपने नगर विकास विभाग से 1,000 करोड़ रुपया बिजली विभाग को दिया है। कुल 23-24 हजार करोड़ रुपए के काम इस समय चल रहे हैं। उन पर भी निगरानी रखना, उनको जल्दी कराना, सही समय पे, सही कास्ट पे वो काम हो जाए, ये भी आवश्यक था। तो इन सारे कामों की देखरेख के लिए हमने ये पुनर्गठन का काम किया है। आने वाले दिनों में इस प्रकार की प्रशासनिक, वित्तीय और कुछ और भी भौगोलिक परिवर्तन हम और भी करने की दिशा में आगे सोच रहे हैं। मंत्री जी, इसे क्या इस परिसीमन के तौर पे देखा जाए क्या कि जैसे आबादी के अनुपात के हिसाब से लोकसभा की संख्या बढ़ाई जा रही है, वैसे ही उपभोक्ताओं के आबादी के आधार पे आपने संख्या बढ़ाई है? लोकसभा से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन आबादी से अवश्य कि कितने कंज्यूमर हैं उस दृष्टि से ये फैसले लिए गए हैं। उदाहरण के रूप में सामान्य भाषा में मैं समझाऊं तो एक ही चीफ इंजीनियर एक महानगर वाले जिले में जिले के क्षेत्र का न्याय नहीं कर पाता था। वो महानगर में ही उलझा रह जाता था, कई बार मीटिंगों में, कई बार अन्य कामों में, इमरजेंसी चीजों में, और ग्रामीण क्षेत्र जो है वो उस पर ध्यान उसका नहीं जाता था। तो इसलिए ये परिवर्तन किए गए हैं। सामान्य रूप से उपभोक्ताओं के सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, वहां से आने वाली शिकायतों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किए गए। मंत्री जी, कुछ दिनों पहले आपने एक कार्ड जारी किया था कि उत्तर प्रदेश के नगरों में, महानगरों में ट्रेवल करने के लिए एक कार्ड रहेगा जो मेट्रो के साथ भी आप लोग MOU साइन कर रहे हैं। इसी के तर्ज पे भारत सरकार पढ़ने वाले छात्रों के लिए कार्ड लेके आ रही है। 12 अंक का वो नंबर रहेगा, आधार की तरफ वो रहेगा उनका 1 नंबर। तो ये केंद्र सरकार में, चूंकि आप PMO में रहे हैं, ये सरकार योजनाएं ला रही है कि एक ही नंबर से सबको पहचान लिया जाए। इससे व्यापक तौर पे क्या लाभ आप देख रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो आधुनिक युग की सोच है। भारत को आधुनिक बनाने में, IT इनेबल्ड बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका ऐतिहासिक योगदान है, और वो अपने इस योगदान के लिए अनंत काल तक जाने जाएंगे।
जैसे आईटी का युग आया, हम सब भाग्यशाली हैं कि हमको एक देश में ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो इस पूरी विधा को, इस पूरी चीज को समझता है, आईटी सेवी हैं वो। आपको याद होगा कि कई साल पहले उन्होंने डिजिटल इंडिया नाम का एक पूरा एक कैंपेन, एक मिशन उन्होंने शुरू किया था, और उसी के तहत जहां जहां भी आईटी के उपयोग की संभावनाएं हैं, जहां जहां भी आईटी से हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, ई गवर्नेंस से हम अगर कुछ बेहतर कर सकते हैं, उन सारे पहलुओं पे, सारे कार्यों पे उनका ध्यान है। उसी कड़ी में आपने आधार कार्ड का जिक्र किया, आधार भी उसी कड़ी में लिया गया एक कदम है। लोगों का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो भी डीबीटी, जो किसानों तक को या स्ट्रीट वेंडर्स तक को हम डीबीटी कर रहे हैं, विद्यार्थियों को डीबीटी कर रहे हैं। विशेष रूप से आपने जब विद्यार्थी की बात किया तो विद्यार्थी एक ऐसा हमारी एनर्जी होता है कि जिसकी एनर्जी को अगर हम बचाते हैं, जिसको अगर हम इधर उधर दौड़ने से बचाते हैं, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित कर पाएगा, अपने कैरियर को बनाने में ध्यान केंद्रित कर पाएगा और राष्ट्र निर्माण में उसकी अपनी अहम भूमिका निभा पाएगा। होता यह था कि मुझे वो दिन भी याद हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, तो विद्यार्थियों को अपने सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने में काफी तकलीफें होती थी। किसी गेजेटेड ऑफिसर को खोजना पड़ता था, लोग जाके घंटों घंटों ऐसे अधिकारियों के कमरे के बाहर विद्यार्थियों को बैठना पड़ता था। हम लोग स्वयं ये किए हुए हैं। जब मंत्री जी, आप खुद आईएएस थे, कलेक्टर थे, तो क्या आपके सामने भी ऐसे छात्र आते थे? हमारे सामने तो कम आते थे, क्योंकि कलेक्टर तक वो काम आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कलेक्टर के नीचे के भी बहुत सारे अधिकारी वो कार्य कर सकते हैं, तो वहां तक आने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो आया उसके साथ हमने अवश्य न्याय किया। लेकिन हम अपने विद्यार्थी जीवन में अवश्य जाते थे लोगों को अपनी सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने के। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने और कुछ ही महीने के अंदर हमने उनका ध्यान आकर्षित किया कि सर ये एक बिन अनावश्यक एक बर्डन है विद्यार्थियों के ऊपर, और उन्होंने तुरंत ये निर्णय लिया कि आज से आप सरकार एक आदेश करे कि किसी भी विद्यार्थी को वो सेल्फ अटेस्टेशन की छूट दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी, और कहीं भी गजेटेड ऑफिसर की साइन या उसके सील की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये परिवर्तन गुजरात से उन्होंने किया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो ऐसे में केंद्र में भी हुआ, सभी राज्यों ने भी किया, और आज की स्थिति ये है कि हर जगह सेल्फ अटेस्टेशन जो है वो अब होने लगा है। यहाँ तक कि इनकम टैक्स में भी आप सेल्फ अपना अटेस्ट करके अपने आधार कार्ड को देते हैं, अपने पैन कार्ड को दे देते हैं, या अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, वो मान्य होता है। मंत्री जी, इस पे एक व्यक्तिगत सवाल करूंगा कि ये सेल्फ साइन करने वाले फैसले के बाद कितनी मानसिक तौर पे कितना सुकून मिला कि ये आपने ये सलाह दी और चीजें इंप्लीमेंट हो गई, लोगों को सुकून मिला? नहीं, बहुत मुझे खुशी हुई। आज भी मैं इसीलिए याद करके उसका वर्णन कर रहा हूं कि ये हमारे दिमाग में, और माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इसे स्वीकार किया। इतना ही नहीं, वो आगे बढ़ते हुए उसमें और भी चीजें उन्होंने जोड़ी और उससे इंटरलिंक करके और भी बहुत सारी सुविधाएं विद्यार्थियों के लिए कर दी गई। जैसे छात्रवृत्ति का जो पैसा होता है वो विद्यार्थी के पेरेंट्स के खाते में डीबीटी के मार्फत जाए, तो नहीं उसमें लीकेज होगा, नहीं कोई बीच में खा जाएगा। तो ये सारी बातें विद्यार्थियों को अगर कार्ड मिलता है और एक बार उनका नंबर आ जाता है या तो आधार से उसको लिंक कर दिया जाता है, तो उनको स्कॉलरशिप लेने में सुविधा होगी। विदेश में पढ़ाई करने के लिए, देश विदेश में पढ़ाई करने के लिए कहीं से लोन लेना है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस मालूम पड़ जाएगी। तमाम फायदे हैं। लाइब्रेरी में जाना है, किताब कॉपी इशू कराना है, वहां भी उनको एक ही कार्ड से काम चल जाएगा। लाइब्रेरी का मुझे ये भी याद है कि जब लाइब्रेरी से हमें किताबें लेनी होती थी तो हर लाइब्रेरी का अलग अलग कार्ड बनता था। कहीं 25 रुपया, कहीं 10 रुपया, कहीं 20 रुपया जमा होता था। मतलब जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ते थे, हम लोग लाइब्रेरीज में जाते थे पढ़ने, तो ये विद्यार्थी को एक कार्ड मिलने से, चाहे वो बस में यात्रा हो, चाहे मेट्रो में यात्रा हो, चाहे लाइब्रेरी में मेंबर बनना हो, या किसी अन्य सोसाइटी का, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का से लाभ लेना हो, ये सारे लाभ विद्यार्थियों को मिलेंगे।
क्रेडिट कार्ड, अगर किसान क्रेडिट कार्ड हो सकता है, किसानों के पास जो बहुत सारे किसान पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो भी अपना क्रेडिट कार्ड ऑपरेट कर लेते हैं, तो विद्यार्थी के पास तो होना ही चाहिए। रही बात हमारे नगरीय बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जो हमने पैसेंजर्स का कार्ड दिया है, बहुत उपयोगी साबित हो रहा है और अब लगभग हमारे अन्य नगरों में भी वो फैलने वाला है और उसका उपयोग शुरू होने वाला है। आने वाले दिनों में जब भारत सरकार का मोबिलिटी कार्ड आ जाएगा तो उसके साथ हम अपने कार्ड को भी अपग्रेड कर लेंगे और वो फिर मेट्रो में भी काम आएगा, मॉल में भी काम आएगा, एक क्रेडिट कार्ड की तरह उसका उपयोग हो सकेगा। अब ये जमाना डिजिटल जमाना है और स्वाभाविक रूप से इसमें हम जितना करें, आज हमारे वेंडर्स भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करने लगे हैं। यूपी के वेंडर्स का पूरे देश में पहला स्थान आया है, तो इस प्रकार अब कोई रुकावट नहीं है, हर व्यक्ति इसे समझने लगा है और इस क्रांति की तरफ हमें आगे बढ़ना ही होगा। मंत्री जी, जब आपने क्रांति की बात की तो देश में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। हमारे देश में बहुत बड़ा तबका गरीबी में जी रहा है। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, तो ये आदेश आ गया है कि जिनकी उम्र ज्यादा है उन सभी लोगों का अब आयुष्मान कार्ड बनेगा, तो इसको कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं? बहुत बड़ा बदलाव है ये। कोई व्यक्ति, जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो परिवार, उस बीमार व्यक्ति के पहले वो परिवार टूट जाता है, परिवार पूरा बीमार हो जाता है। विशेष रूप से मध्यम वर्गीय लोग, गरीब लोग, जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं लोग, उनको अस्पताल में ले जाकर के अपने घर के मरीज की दवा करा पाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। पूरा उनका घर बिक जाता है, मकान और खेत बिक जाते हैं। ऐसी स्थितियां हम लोगों ने देखी। कई लोग तो दवा के अभाव में अपने दम भी तोड़ देते हैं, दवाएं उनकी ठीक से नहीं हो पाती, उनका उपचार ठीक से नहीं हो पाता। इस पीड़ा को, भारत के नागरिकों की पीड़ा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से समझा है और मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने लोगों की इस आवश्यकता को समझा है। और साथ ही ये भी बात है कि चूंकि हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी है तो सिर्फ सरकारी अस्पताल उस पूरी आबादी तक को सेवा भी नहीं दे पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। इसलिए एक तरफ इस सेवा का प्राइवेटाइजेशन भी एक तरह से हो गया, इससे लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाने की छूट मिल गई और साथ ही जो व्यक्ति गरीब है, लाचार है, असहाय है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको 5 लाख रुपए तक की दवा कराने की सुविधा भी मिल गई है आयुष्मान कार्ड से। मैं उन सभी नागरिकों, सभी मरीजों को भी बधाई दूंगा कि जिन्होंने आयुष्मान कार्ड से अपनी दवा करा करके जो स्वस्थ हुए हैं, उन सबको भी मैं बधाई दूंगा। और ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है भारत में कि आयुष्मान कार्ड के चलते अब किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार की बीमारी के चलते चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी, जब स्वास्थ्य की बात हो रही है तो एक बात सुनने में आई है, हम लोग पत्रकार हैं तो ये चर्चा में हो जाती है कि आपने अपने कार्यालय में एक आदेश दे रखा है कि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या अगर आती है तो मात्र आधे घंटे के अंदर ही आप कहीं भी रहे, आपसे साइन करा लिया जाए और लेटर भेज दिया जाए संबंधित को। तो इसमें क्या सत्यता है, क्या वास्तविकता है, आप खुद हमें बताइए। बिल्कुल सत्य है ये। हमने कह के रखा है कि कोई लाचार व्यक्ति अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के फंड से, जो रिलीफ फंड होता है, लोग उसमें से हम लोगों के पास आते हैं, कुछ मदद कर दीजिए, वित्तीय सहायता के लिए कुछ करिए, हमारी उपचार महंगा हो रहा है। ये उन लोगों की भी बात है जो जिन्हें आयुष्मान योजना में हम कवर नहीं कर पाते हैं या जिनके पास कार्ड नहीं था या उनको जानकारी नहीं थी। वो हमें देखते हैं, हमें पहचानते हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों को पहचानते हैं। विधायक जी, हमारा ये बेटा बीमार हो गया, हमारे बाप बीमार हो गए, कुछ करिए। तो विधायक के लिए या सांसद के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए या हम लोगों के लिए एक ही रास्ता है कि उसको मुख्यमंत्री के राहत कोष से हम उसे मदद करावें। और उसके लिए हमने कह के रखा है अपने कार्यालय में कि इसमें एकदम विलंब नहीं होना चाहिए। अगर हम घंटों में कर सकते हैं तो आधे घंटे में होना चाहिए, आधे घंटे में कर सकते हैं तो मिनटों में होना चाहिए। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से हमारे तरफ से चला जाए, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी के फंड में जो कार्रवाई होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो भी जल्दी हो सके। मुझे इस बात का बहुत आनंद है, बहुत खुशी है कि हम लोग इसमें काफी हद तक सफल हो रहे हैं
और साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को भी साधुवाद दूंगा कि वहां से भी बहुत ही जल्दी उसका निर्णय होकर के और मरीजों को काफी राहत उससे मिल रही है। अच्छा, मंत्री जी, कारपोरेट सेक्टर में संबंध होने का भी लोग बताते हैं कि उसका आप बखूबी इस्तेमाल जनहित में करते हैं। आपने अपने गृह जनपद मऊ में CSR के बजट से एम्बुलेंस और अन्य व्यवस्थाएं करा रखी है ताकि जनता को कोई असुविधा ना हो। तो कितना इसको आप बेहतर मानते हैं कि कारपोरेट के माध्यम से भी जनता का हित हो सके? कॉर्पोरेट में उनके भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी उनकी भी होती है, और चूंकि हमने गुजरात में काम किया, वहां इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन का काम किया, बड़े और छोटे सभी प्रकार के उद्योगों के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला, सौभाग्य मिला। वाइब्रेंट गुजरात जैसी हमने इवेंट्स की, कई साल हम उन कार्यक्रमों से जुड़े रहे, तो कई लोग हमें जानते हैं और कई लोगों से व्यक्तिगत हमारा परिचय है। पहला हमारा जो इस तरह की आवश्यकता दिखी थी वो राजनीति में आने के बाद। मैं MLC था, मंत्री नहीं था उन दिनों, और मुझे जब बनारस में कोरोना की विभीषिका जो थी बहुत बढ़ गई थी, बहुत चिंता का विषय बन गया था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुझे बनारस का काम देखने को कहा गया। उन दिनों सरकारी सुविधाएं बहुत कम थीं, अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन के लिए लोग दम तोड़ रहे थे, दवाएं नहीं थीं। तो मुझे पहली बार ये हुआ, संकोच भी हो रहा था, क्या किया जाए, कहा जाए न कहा जाए, लेकिन मुझे लगा कि ये एक ऐसा कार्य है कि जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, और उनकी भी सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है ऐसे कार्यों में हाथ बटाने की। तो मैंने रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर के और ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन के जो वो यंत्र आते थे, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, सब में हमने CSR से मदद लिया, और कई जगह हमने हजारों जो ऑक्सीजन के जो यंत्र होते हैं उनको ला करके हमने बंटवाए। दवाएं बहुत सारी इस तरह से स्पॉन्सर करवा करके हमने बंटवाई। बहुत सी जगहों पे मऊ जिले सहित, बनारस जिले सहित कई जगहों पे हमने ऑक्सीजन के बड़े बड़े प्लांट भी, जिनकी करोड़ों रुपए में लागत आती है, वो भी लगवाए। कई जगह जहां आवश्यकता नहीं थी, जहां प्लांट लगने की बातें अन्य राज्यों में चल रही थी, वहां से हमने गाड़ी भर के प्लांट के सारे साजो सामान बनारस और मऊ और पूर्वांचल में हमने लगवाए। तो ये सारा कार्य CSR से हमने करवाया। उसी कड़ी में, उसे देखते हुए उसी से हमारा उत्साह बढ़ा और आपस में काम करने का एक नजरिया बना। उसमें कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखी। उसको आगे ले जाते हुए मऊ में भी और अन्य जगहों पे भी जहां कुछ इस तरह के कार्य थे, एम्बुलेंस दिलाने के या अस्पतालों की मरम्मत कराने के, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के, ऐसे कार्य भी जहां आवश्यक हुए वहां किए गए। साथ ही मऊ के जिले अस्पताल में, महिला अस्पताल में कुछ और चीजों की भी आवश्यकता थी, जैसे पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी, वो भी करवाया गया। तो कई बार जो पब्लिक सेक्टर के हमारी जो कंपनियां हैं वो भी CSR करने को तत्पर रहती हैं। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी कंपनी एक्ट के तहत उनकी जिम्मेदारी है सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ये करने में कोई दिक्कत नहीं है, होता है और वो लोग भी मन से करते हैं। अच्छा मंत्री जी, जब आपने कोविड की चर्चा करी थी तो उस दौरान आपको भेजा गया था, आप विधान परिषद के सदस्य थे और चारों तरफ बहुत बुरा दौर वो चल रहा था, देश और पूरी दुनिया ने देखा था। उस दौरान आपने कुछ गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन के विदेशों से भी बलिया में मंगवाए थे, मऊ में भी विदेश से सिलेंडर आए थे। उसके बाद उस दौरान काम करते समय क्या आपको लग रहा था कि मतलब स्थिति कैसे कंट्रोल में लाने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? क्योंकि लोग बताते थे कि एक मैसेज आपके पास आता था और संबंधित अधिकारी का फोन उनके पास चला जाता था। जी, बहुत बुरे हालात थे, ये बात सच है। मुझे जब माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कहा बनारस जाने को, और मैं जिस दिन बनारस के लिए निकला उस दिन पूरे राज्य, विशेष रूप से लखनऊ और बनारस की स्थिति ज्यादा खराब थी। लखनऊ से होते हुए मैं बनारस गया
और रास्ते में ही मैंने थोड़ा बहुत जानकारी हमने ले लिया था अधिकारियों से, डीएम से या कमिश्नर से, क्या स्थिति है और क्या करने जैसा है। उन लोगों ने जैसा बताया तो हमें 3.5 घंटे का समय मिल गया बनारस की यात्रा में। तो मैंने उसी दरमियान बहुत से लोगों को, कुछ डॉक्टर, कुछ कॉर्पोरेट, सबको मैंने रास्ते में फोन किया कि हमें ऐसी ऐसी आवश्यकताएं पड़ सकती हैं। तो हमने सीएसआर से मदद लेने की भूमिका हमने प्रथम 3-4 घंटे में ही तैयार कर लिया था। उसके बाद वहां पहुंचने के बाद कहाँ क्या स्थिति है उसका मैंने 2-3 दिन जायजा लिया। और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि इतनी बड़ी क्राइसिस को मैनेज करने के लिए आपके पास सिस्टम होने चाहिए। सिस्टम से अगर आप काम करते हैं तभी आप इसको डील कर पाएंगे, नहीं तो आप खुद पागल हो जाएंगे, दूसरों को पागल कर देंगे और अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुछ वैसा ही हो रहा था। बाद में अधिकारियों ने भी मुझे बहुत धन्यवाद दिया। मैं देखता था कि जो उच्च अधिकारी थे वो हर मिनट भी नहीं बल्कि हर आधे मिनट या पौने मिनट पे उनको एक फोन आता था और गंभीर मीटिंगों में बैठे हैं फिर भी वो फोन अटेंड करना पड़ता था। किसी वीआईपी का फोन आता था, किसी बड़े आदमी का आता था, किसी सामान्य आदमी का आता था। वो फोन पर ही परेशान मुझे दिखे। पहले 12 घंटे उनको वॉच करने के बाद हमने कहा कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप बाकी का मैनेजमेंट कब करेंगे, बाकी गंभीर बातें कब करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कब करेंगे, जो एक काम करने से हजारों लोगों को फायदा हो ऐसा काम आप कब करेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं। हमने कहा ऐसा करिए कि आप फोन के लिए कॉल सेंटर बनाइए, 20-20, 40-40 लोगों की 3 शिफ्ट में हम ड्यूटी लगावें और वो कॉल अटेंड करेंगे। अब हम प्रचारित करेंगे, सारे नंबर्स प्रचारित किए जाएंगे। कॉल सेंटर कॉल लेने का काम उनका होगा और उस कॉल के बाद जो कार्रवाई करने कराने का काम होगा वो आपका काम होगा, उच्च अधिकारियों का काम होगा। हम गए सिगरा में, एक कंट्रोल रूम पहले से स्थापित थोड़ा बहुत था, कार्यरत था, लेकिन बहुत अच्छा असरदार नहीं हो पा रहा था। कोविड में उसको लगाया भी नहीं गया था उसको काम करने के लिए। मैंने उसकी संख्या बढ़ाई, हमने 20 लाइन की जगह 60 लाइनें करवाई और 60 आदमी बुलवाए गए, उनको ट्रेनिंग दिया गया। हमने खुद खड़ा रह करके उनको ट्रेनिंग दिया कि फोन आता है तो नमस्ते बहन जी, नमस्ते भाई साहब करने के बाद अब क्या पूरा प्रोटोकॉल लिख करके उनके टेबल पर चिपकाया गया कि आप ये बातें करेंगे। गंभीर समस्या है या सामान्य समस्या है, सामान्य है तो घर उपचार, गृह उपचार के लिए आप उनको गाइड करेंगे। घरेलू अगर गंभीर समस्या है तो बगल में हमने उनके डॉक्टर बैठाया, हर 10 सीट पे एक डॉक्टर हमने वहीं बैठा दिया कि अगर गंभीर समस्या कोई मरीज कहता है तो वो कॉल आप डॉक्टर साहब को ट्रांसफर करेंगे, जो डॉक्टर फिर बाद में उसको गाइड करेगा। इसी प्रकार हमने तो ये इनकमिंग के लिए हमने 20 सीटों का एक राउंड द क्लॉक 20-20 के उसमें 3 शिफ्ट में हमने लोगों को लगाया और दूसरे तीसरे दिन से वो कार्यरत हो गया। उसी प्रकार जिन लोगों के लिए हम गृह उपचार की सलाह दे रहे थे तो इसलिए आउटगोइंग के लिए हमने एक अलग कॉल सेंटर बनवाया, जो जिसपे भी डॉक्टर हमने बैठाए और हमारे कॉल सेंटर के कर्मचारी उनका हाल पूछते थे। जिनको हमने कल अगर घरेलू उपचार के लिए कहा है तो आज हमारी ड्यूटी बनती है कि उनकी आज हम खबर लें कि कैसा आपके गले की खराश जो थी वो बेहतर हुई है कि या बिगड़ी है। आपको बुखार तो नहीं, बुखार जो आ रहा था वो कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, आपकी सांस लेने की जो वो थी वो कम हुई है या ज्यादा हुई। तो इस तरह का लिखित प्रोटोकॉल बना करके उनको दिया गया और उससे जो एडमिशन, जो अस्पताल में हॉस्पिटलाइजेशन का जो दौड़, जो रश था वो कम हुआ। हमारे अस्पतालों में वही मरीज फिर लाए जाने लगे जिनको वास्तव में अस्पताल तक लाने की आवश्यकता थी। नहीं तो उस समय सभी लोग अस्पताल में हॉस्पिटलाइजेशन के लिए दौड़ रहे थे। उसी में से फिर एक बात ये भी निकल के आई कि जिन लोगों को हमने घरेलू उपचार संभव दिख रहा है, थोड़ा हमारा आत्मविश्वास बढ़ा घरेलू उपचार के प्रति। फिर हमने दवाओं के पैकेट बना करके, वो भी हमने सीएसआर से करवाए, दवाओं के पैकेट बना करके जो आवश्यक दवाएं थी, जो
1 2 3 दवाएं लेना ही चाहिए या ले लेना चाहिए, प्रिकॉशनरी ले लेना चाहिए, इस तरह की कुछ दवाएं डॉक्टरों की ने लिस्ट बनाई। उनकी हमने फिर पैकेट बना करके हमने सस्ते दाम पे दवाएं खरीद करके लाखों की संख्या में वो पैकेट हमने गांव में बंटवाए। मंत्री जी, वैसा एक पैकेट मुझे भी मिला था, मैंने देखा था, तो उसमें कुछ लिखा था कैसे खाना है, क्या करना, तो ये आइडिया कैसे आया? पे हमने उसी पैकेट के अंदर हमने लिखवाया भी था कि कौन सी दवा कितनी बार लेनी है, किन लोगों को नहीं लेनी है, जैसे प्रसूता या गर्भवती महिलाओं को और डॉक्टर की सलाह लेकर के ही लेनी है। इस तरह का हमने उस पर पूरा गाइडलाइन दिया था। कौन सी दवा कितनी बार दिन में लेनी है, क्या प्रिकॉशंस हैं, सारा कुछ लिख करके। और उसका इतना असर हुआ कि बहुत सारे लोग, लाखों लोग अपने घर बैठे ही ठीक हो गए थे। साथ में हमने घरेलू उपचार का भी हमने लिखा था कि आप गार्गल भी करते रहिए, घरेलू उपचार भी, भाप लेते रहिए, ये सारी बातें हमने बताई थी। बाद में उसको और भी बढ़ाते हुए हमने अपने आशा वर्कर्स को और अपने कर्मचारियों, स्थानीय अस्पतालों को हमने टेस्टर, ये जो थर्मामीटर और गैस नापने के ऑक्सीजन के नापने के यंत्र भी उनको हम दिए कि जहां भी कहीं कोई शिकायत आ रही हो वहां आप स्वयं जा करके घर पे ही उनका नाप करके उनको घर पे ही रहने की सलाह दे दीजिए। साथ ही हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जो आपने कहा कि विदेशों तक से मंगाए गए थे, और टर्की से पहली जो खेप आई थी वो टर्की से, हमारी एक CSR से एक कंपनी ने कहा कि भारत में तो मिल नहीं, वो पहली खेप थी, इसलिए भारत में बहुत से लोगों को जानकारी भी नहीं थी। हमने कहीं रिसर्च करके पाया कि एक ऑक्सीजन प्लांट तो हमारे हर जगह नहीं बन सकते इतनी जल्दी, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक बक्से जैसा एक सामान होता है, वो हवा से, अगर बिजली को का कनेक्शन उसको खाली लगा दिया जाए तो हवा से ऑक्सीजन लेकर के और व्यक्ति को दे देता है। उसमें ज्यादा कोई बड़ी तकनीक नहीं है, बड़ा साइंस नहीं है। लेकिन वो जब मैंने पूछा लोगों को तो बहुत किसी को मालूम नहीं था कि ये भी कोई एक यंत्र होता है। फिर हमने थोड़ा और उच्च स्तर पे बातें किया तो एक कॉर्पोरेट ने हमको ये वचन दिया, उसने भी पूरी दुनिया में अपने नेटवर्क को पता किया तो उसको पता चला कि हाँ, एक ऐसी मशीन संभव तो है लेकिन भारत में अभी नहीं है। वर्तमान में टर्की में कुछ 20-25 मशीनें हमारी एक यूनिट के बगल में किसी जगह पे किसी स्टोर में पड़ी हुई हैं, पता किया गया है। तो हमने फिर वो टर्की से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में हमने उसको लोड करवाया। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम का भी प्रताप है कि उनके नाम का उपयोग करके हो जाता था। हमारी एयर इंडिया की ही फ्लाइट थी तो उसने लोड कर लिया और फिर बंबई आया। फिर बंबई में एयर इंडिया की फ्लाइट को हमने थोड़ा डिले करवा करके वो कंसंट्रेटर हमने लोड करवाया, फिर बनारस पहुंचा वो। तो वो पहली खेप थी। उसके बाद बहुत सारी जगहों पे वो बनने लगे और फिर हजारों की संख्या में हमने फिर CSR के मार्फत से मंगा करके और बहुत सारे अस्पतालों में उसको बांटा गया। बाद में बनारस के बाद पूर्वांचल में खबर फैल गई तो वहां से भी दवाओं की और ऐसी चीजों की मांग आने लगी। फिर कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, इधर श्रावस्ती, कौशाम्बी तक के जनपदों से भी, मध्यांचल के जनपदों से भी मांग आने लगी। गोरखपुर, अयोध्या, फैजाबाद, अकबरपुर, ये सारे जिलों से आने लगी। तो लगभग 40-42 जिलों तक, मुझे जहां तक याद है, ये सारी दवाएं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ये सारी कुछ चीजें दी गई थी। लेकिन उसमें अगर आप सफलता की चाबी, आपने शुरुआत में पूछा था कि क्या चाबी थी, चाबी नंबर 1 ये थी कि जिनको अस्पताल में आवश्यक नहीं है उनको घर पे उपचार। मैंने उन दिनों एक नारा भी निकाला था, जहां बीमार वहीं उपचार। ये नारा बहुत कारगर हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ था और लोगों को भी आत्मविश्वास बढ़ा कि हाँ, हम घर पे रह करके भी ठीक हो सकते हैं। दूसरा कि जो मैनेजमेंट में जो टॉप के लोग हैं उनको टॉप के लेवल का काम करना चाहिए, जो अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते आना चाहिए। उदाहरण के रूप में रेमडेसिविर, एक तो फोन की समस्या मैंने बताया, दूसरा मैंने रेमडेसिविर इंजेक्शन की, मैंने देखता था कि
डीएम और कमिश्नर एक एक इंजेक्शन खुद इशू करते थे। तो मैंने कहा कि ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये एक एडीएम या एसडीएम लेवल के और एक डॉक्टर दोनों की ज्वाइंट सिग्नेचर से आप ये व्यवस्था बना दीजिए, आपको इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब सुधार भी आवश्यक होते हैं मैनेजमेंट के लिए। सही में तीसरा काम ये किया गया था कि कई बार हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं लेकिन हम उनका उपयोग करना नहीं जानते। बनारस की ही बात करूं तो कई ऐसे अस्पताल हमारे थे जहां जगहें थी, जहां हम बेड बढ़ा सकते थे, जहां एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, पानी की, गैस की, सब कुछ कनेक्टिविटी बनी हुई है, लेकिन उसमें छोटी मोटी कमियों की वजह से हम यूज नहीं हो रहा था। चिल्ड्रन हॉस्पिटल बन के वहां तैयार पड़ा हुआ था, उसका उपयोग नहीं हो रहा था। ट्रॉमा सेंटर में कई ऐसे हाल थे जिनका उपयोग हम कर सकते थे, नहीं हो रहा था। तो ऐसे हजारों बेड, कैंसर इंस्टीट्यूट जो बनारस का है, वहां ऐसी जगहें थी जिनका हम कोरोना के लिए उपयोग, तो ऐसे जगहों की हमने खुद उन दिनों स्वयं मैं जाता था, घूम करके देखता था कि यहाँ इस जगह का उपयोग हम क्यों नहीं कर रहे हैं। और उसमें 1 दिन, 2 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे के अंदर हम सारी व्यवस्थाएं करवाते थे। और 1 हफ्ते के अंदर हमने हजारों की संख्या में जो बेड की संख्या थी बनारस में उपलब्ध थी, वो हमने बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से बाद में तो हम स्ट्रीट लाइट और स्ट्रीट जो सड़कों पे जो डिजिटल डिस्प्ले होता है, वहां भी हमने दिखाना शुरू कर दिया कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कितने भरे हुए हैं। आइडिया कहाँ से आया आपको कि ये स्ट्रीट जो थी वहां ये डिस्प्ले कराने का? ये ईश्वर की कृपा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करते करते सीखा हुआ है। और सामान्य रूप से जो प्रशासन का जो अनुभव है इतने दिनों का, उसमें से ये बातें आती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बहुत जो बड़ी क्राइसिस होती है उसमें हम लोगों ने गुजरात के समय, चाहे साइक्लोन में भी हम लोगों ने काम किया, भूकंप में जहां हजारों लोग मर गए थे, लाखों मकान धराशायी हो गए थे, उस समस्या में भी हमने काम किया। बाढ़ आती थी, फ्लड आते थे, उसमें भी हम लोगों ने काम किया। तो ये सब हमने सीखा है अपने अनुभव से कि मैनेजमेंट जो है उसका फाउंडेशन आप जितना मजबूत बना देंगे शुरुआती दिनों में, उतना ही आपकी व्यवस्था जो काम करने की है या स्पीड काम करने की है वो बढ़ जाती है। थैंक यू। हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद थे उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।